नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऐसी कोचिंग क्लासेस पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उप सह संयोजक यौगिक के सभी लघु उत्तरीय प्रश्न। उप सह संयोजक यौगिक के बहुविकल्पीय प्रश्न हम अब तक अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, यानी हम आपके साथ वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल ऐसी कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस तरह की वीडियोस और भी आपके पास जल्दी जल्दी पहुंचती रहें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, एक उदाहरण द्वारा प्रभावी परमाणु क्रमांक EAN को स्पष्ट कीजिए। प्रभावी परमाणु क्रमांक, इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या होता है ये? संकुल यौगिक में किसी धातु द्वारा लिगैंड से इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण करने के बाद धातु परमाणु या आयन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या उस धातु का प्रभावी परमाणु क्रमांक यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाता है। यानी जब कोई भी मेटल है या कोई भी धातु है वो क्या करेगी, लिगैंड से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करती है। उस इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने के बाद उस धातु के ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कहलाती है, प्रभावी परमाणु क्रमांक कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ये संकुल यौगिक है FeCN6 4 नेगेटिव। हमें इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले हम Fe का परमाणु क्रमांक लिखेंगे, फिर जितने भी लिगैंड हैं उसकी संख्या का दोगुना कर देंगे। उसमें से फिर बाद में क्या करते हैं, जो भी मेटल कॉम्प्लेक्स में या संकुल यौगिक में धातु है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकाल के उसे क्या करते हैं, घटा देते हैं। उसके बाद सबको जोड़कर जो भी वैल्यू आती है वही हमारे पास क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी प्रभावी परमाणु क्रमांक होती है। फॉर एग्जांपल, Fe का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26। इसमें कितने CN लगे हैं, 6, तो उसको दोगुना कर देंगे, कितना आएगा, 12। और इसमें Fe की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो क्या है, +2। तो हम क्या करेंगे, 2 को इसमें से घटा देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो कितना आया, 36 यानी 36। तो Fe का इस संकुल यौगिक में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना होगा, 36। क्लियर। अगला प्रश्न है, द्विक लवण या संकुल लवण में अंतर स्पष्ट कीजिए और उदाहरण सहित समझाइए। तो द्विक लवण क्या है? द्विक लवणों की संरचना अपने अवयवी साधारण लवणों से अलग होती है, परंतु जब इन्हें पानी में घोलते हैं तो ये अपने अवयवी लवणों के घटकों के गुण प्रदर्शित करते हैं। जिसका एग्जाम्पल क्या है, KCl.MgCl2.6H2। इसे क्या कहते हैं, कार्नेलाइट। द्विक लवण क्या है, देखिए सामान्य लवण जो होते हैं उन्हें हम मिक्स करके क्या बनाते हैं, द्विक लवण बनाते हैं। तो जो द्विक लवण है उन सामान्य लवणों से उसकी जो संरचना है वो क्या होगी, अलग होगी, भिन्न होगी। लेकिन जब हम द्विक लवण को पानी में घोलते हैं तो वो क्या करते हैं, उसमें उपस्थित जितने भी धातु हैं वो आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, आयन में परिवर्तित हो जाते हैं, और फिर वो उन धातु आयनों के जो गुण हैं उनको प्रदर्शित करते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। जैसे अगर हम कार्नेलाइट को जल में घोलते हैं तो क्या होगा, पोटेशियम आयन बनेगा, क्लोराइड आयन मिलेगा और मैग्नीशियम आयन मिलेगा। तो जब हम इनका टेस्ट करेंगे तो ये पोटेशियम के गुण भी दर्शाएगा, मैग्नीशियम के भी दर्शाएगा और क्लोराइड के भी दर्शाएगा। ठीक है। और इसी तरह से अगर हम संकुल लवण की बात करें तो ऐसे लवण या यौगिक जो ठोस व विलयन दोनों में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। यानी अगर हम संकुल लवण को पानी में घोलते हैं तो वो उसमें उपस्थित जितने भी धातु हैं सभी का वो टेस्ट नहीं देते, यानी सभी का वो गुण प्रदर्शित नहीं करते। यानी अगर हम एग्जांपल लें CONH3 का होल थ्राई Cl3, ये क्या है, एक संकुल लवण है जिसको अगर हम पानी में घोलते हैं तो ये इसका अपघटन नहीं होगा, यानी ये इसमें उपस्थित सभी धातुओं के या सभी आयनों के गुण को प्रदर्शित नहीं करता। जो गुण को प्रदर्शित नहीं करता वो कहलाता है संकुल लवण या संकुल यौगिक, और जो प्रदर्शित करता है पानी में घोलने के बाद उसे हम क्या कहते हैं, द्विक लवण कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, संकर आयन को परिभाषित कीजिए। तो संकर आयन क्या होते हैं, दो स्थायी आणविक यौगिकों के संयोग से बने आणविक यौगिक जिनकी पहचान ठोस व विलीन अवस्था में बनी रहती है तथा इनके गुण अवयवी अणुओं या आयनों से भिन्न होते हैं। ऐसे यौगिक को हम संकर आयन या उप सह संयोजन यौगिक कहते हैं तथा विलयन में इनके आयन संकर आयन कहलाते हैं। यानी दो स्थायी आणविक यौगिकों को मिलाकर जो आणविक यौगिक मिलता है उसकी पहचान चाहे वो ठोस अवस्था में हो या उसे पानी में घोल दें तो क्या रहती है, समान बनी रहती है। और उनके जो गुण हैं, यानी जो संकर यौगिक बना है उसके जो गुण होंगे उसमें उपस्थित जितने भी विभिन्न अणु या आयन हैं उनसे क्या होंगे, अलग होते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, यौगिक संकर
यौगिक या उप सह संयोजन यौगिक कहलाते हैं। और अगर हम उसे जब विलयन में घोल दें यानी पानी में घोल दें तो उसके बाद क्या बनेगा, आयन बनेगा। उस आयन को हम क्या कहते हैं, संकर आयन कहते हैं। जैसे अगर हम सिल्वर क्लोराइड की रिएक्शन किससे कराएं, अमोनिया से, तो हमें क्या मिलेगा, सिल्वर अमोनियम का एक क्या मिलेगा, सिल्वर और अमोनिया का संकर यौगिक मिलेगा। और जिसे हम पानी में घोलते हैं तो हमें क्या मिलेगा, संकर आयन मिल जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, संकर आयन कहते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न है, उप सह संयोजन यौगिकों के वर्नर सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, उप सह संयोजन यौगिकों को किसने दिया था, वर्नर ने दिया था। उसके लिए उन्होंने कुछ सिद्धांत दिए थे, वो क्या हैं, वर्नर सिद्धांत जटिल यौगिकों की संरचना और गठन का वर्णन करते हैं। क्या करते हैं वर्नर सिद्धांत, वर्नर यौगिकों की संरचना, उनके गठन यानी उनके बनने की प्रक्रिया को वर्णित करते हैं। तो वर्नर ने 1823 में इस सिद्धांत को दिया था। इस सिद्धांत की अवधारणा क्या है, पहली है, उप सह संयोजन यौगिक में धातु की दो संयोजकता होती हैं, एक प्राथमिक और द्वितीयक। यानी जो उप सह संयोजक यौगिक हैं उसमें दो संयोजकता होती हैं, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। प्राथमिक संयोजकता ऑक्सीकरण अवस्था से तथा द्वितीयक संयोजकता उप संयोजक संख्या से होती है। यानी जो भी संकुल यौगिक है उसमें धातु की जो ऑक्सीकरण अवस्था है उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक संयोजकता। और संकुल यौगिक में उस धातु के साथ जितने भी लिगेंड लगे होते हैं वो क्या कहलाती है, उसकी उप सह संयोजन संख्या, जो कि क्या है, द्वितीयक संयोजकता कहलाती है। तीसरी है, प्राथमिक संयोजकता आयनिक होती है जबकि द्वितीयक संयोजकता आयनिक नहीं होती। देखिए, प्राथमिक संयोजकता आयनिक होती है जिसके हम क्या निकालते हैं, उस धातु की, उस संकुल यौगिक में धातु की क्या निकालते हैं, हम ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं। और द्वितीयक संयोजकता से हम क्या निकालते हैं, समन्वय संख्या निकालते हैं। प्राथमिक संयोजकता दिशात्मक नहीं होती परंतु द्वितीय संयोजकता दिशात्मक होती है। प्राथमिक संयोजकता आयनिक होती है इसलिए उसकी कोई दिशा नहीं होती, लेकिन द्वितीय संयोजकता कैसी होती है, दिशात्मक होती है। क्लियर। अगला प्रश्न है, K4FeCN6 के जलीय विलयन में उत्पन्न आयनों को लिखिए। इस यौगिक में Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। तो देखिए, जब इस यौगिक को हम पानी में घोलते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 4K पॉजिटिव और FeCN6 का 4 नेगेटिव। या हमें दो आयन मिलेंगे, K पॉजिटिव यानी पोटेशियम आयन मिलेगा और एक हमें क्या मिलेगा, एक संकर आयन मिलेगा, किसका, आयरन के यौगिक का। तो अगर हम इस यौगिक में Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो क्या है, इसमें कितने हैं, पोटेशियम 4। तो पोटेशियम का जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो क्या होती है, +1। तो हम क्या करेंगे, +1 × 4 प्लस Fe की हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, उसे हम x मान लेंगे। Cn की -1 होती है, कितने हैं, 6। तो -1 × 6 कर देंगे, बराबर क्या करेंगे, 0। 4 + 6 4 + x - 6 बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2। तो इस यौगिक में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, +2 होगी। क्लियर। अगला प्रश्न है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन में कॉपर हाइड्रोक्साइड घुलनशील है जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में नहीं, क्यों। तो देखिए, कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में घुलनशील है क्योंकि ये अमोनिया के साथ क्या है, एक घुलनशील संकुल बनाता है, परंतु यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एक घुलनशील संकुल नहीं बनाता। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कॉपर हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड में घुलनशील है जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड में नहीं होता। क्लियर। अगला प्रश्न है, K4FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या तथा समन्वय संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभी तो हमने इसको निकाला ही था कि K4FeCN6 में जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो क्या होगी, +2 होगी। लेकिन अगर हम समन्वय संख्या की बात करेंगे तो जो संकुल यौगिक है उसमें धातु के साथ या धातु आयन के साथ जितने लिगैंड लगे होते हैं वो क्या कहलाती है, समन्वय संख्या। तो यहाँ पर कितने Cn लगे हुए हैं, 6। तो इस यौगिक में समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। क्लियर। अगला प्रश्न है, एक दंतुर, द्विदंतुर तथा उभय दंतुर लिगैंड से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो सबसे पहले बात करते हैं एक दंतुर लिगैंड की। तो ये वो लिगैंड होते हैं जिसमें एक परमाणु दाता परमाणु होता है जो केंद्रीय धातु को एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उप संयोजन बंध बनाता है, एक दंतुर लिगैंड कहलाता है। एग्जाम्पल क्या है इसके, क्लोराइड, वाटर, साइनाइड और अमोनिया, ये सभी क्या है, एक दंतुर लिगैंड है। एक दंतुर लिगैंड क्या होगा, जिसमें एक परमाणु क्या होगा, दाता परमाणु होगा जो क्या करेगा, केंद्रीय धातु को इलेक्ट्रॉन युग्म देता है एक परमाणु, तो वो क्या होगा, एक दंतुर लिगैंड। द्विदंतुर लिगैंड में क्या है, जब लिगैंड में दो परमाणु दाता परमाणु होते हैं और केंद्रीय धातु के साथ दो उप संयोजन बंध से जुड़ते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, द्विदंतुर लिगैंड कहते हैं। यानी जब लिगैंड दो परमाणु से क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु को प्रदान करेगा तो क्या कहलाएगा, द्विदंतुर लिगैंड।
और उसके एग्जाम्पल क्या है, NH2CH2 NH2 जिसे हम क्या कहते हैं इथाइलिन डायमीन, जिसको हम शॉर्ट में कैसे लिख देते हैं EN। और दूसरा क्या है C2O4 2 नेगेटिव, इसे हम क्या कहते हैं ऑक्सलेट, और शॉर्ट में इसे हम क्या लिखते हैं OX। ये सभी क्या है द्विदंतुर लिगैंड होते हैं। नेक्स्ट है उभयदंती लिगैंड। क्या होते हैं ये, वह लिगैंड जिनके पास दो परमाणु दाता परमाणु होते हैं, परंतु यह सिर्फ एक परमाणु से ही केंद्रीय धातु को एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, उभयदंती लिगैंड कहलाता है। यानी जब किसी लिगैंड के पास दो दाता परमाणु होते हैं लेकिन वो उनमें से किसी एक ही परमाणु से धातु को या केंद्रीय धातु को क्या कर सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर सकता है, वो क्या कहलाता है उभयदंती लिगैंड कहलाता है। जैसे नाइट्राइड, साइनाइड और थायोसाइनाइड, ये सभी क्या हैं उभयदंती लिगैंड हैं। अगला प्रश्न है लिगैंड क्या है तथा इन्हें आवेश के आधार पर किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, उदाहरण सहित समझाइए। तो लिगैंड क्या है, ऐसे उदासीन अणु अथवा आयन जो द्वितीयक संयोजकता द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के चारों ओर उप सह संयोजन परिसर में समन्वित रहते हैं, क्या कहलाते हैं लिगैंड कहलाते हैं। अगर हम किसी एक कॉम्प्लेक्स की बात करें, सपोज कोई मेटल है CO, इसके साथ क्या लगा हुआ है NH3 लगा दी हमने 6, तो ये क्या है, ये लिगैंड है, और ये क्या है धातु है। तो ये क्या कर रहा है, लिगैंड धातु को क्या करते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं और क्या बनाते हैं उप सह संयोजन बंध बनाते हैं, और इस ब्रैकेट को हम क्या कहते हैं उप सह संयोजन परिसर कहते हैं। तो क्लियर है, लिगैंड क्या होते हैं ऐसे उदासीन अणु या आयन जो क्या करते हैं द्वितीयक संयोजकता द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं लिगैंड कहते हैं। बात करें लिगैंड के वर्गीकरण की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे उदासीन लिगैंड की। ये क्या होते हैं ऐसे लिगैंड जिन पर किसी भी तरह का आवेश नहीं होता। उदासीन है इसका मतलब उन पर किसी भी तरह का आवेश नहीं होगा, तो उन्हें हम क्या कहेंगे उदासीन लिगैंड कहते हैं। जैसे पानी, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड और पिरिडीन, ये कैसे हैं उदासीन लिगैंड हैं। दूसरा है ऋणावेशित लिगैंड। ऐसे लिगैंड जिन पर क्या होगा ऋणावेश होगा, क्या कहलाएंगे ऋणावेशित लिगैंड कहलाएंगे। जैसे क्लोराइड, साइनाइड, हाइड्रोक्साइड और नाइट्राइड, ये क्या है सभी ऋणावेशित लिगैंड है। तीसरा है धनावेशित लिगैंड। ऐसे लिगैंड जिन पर धनावेश होता है उन्हें हम क्या कहते हैं धनावेशित लिगैंड कहलाते हैं। जैसे नाइट्रोनियम आयन, NH2NH3+ क्या है हाइड्रोजीनियम आयन, और ये क्या है H3+ हाइड्रोनियम आयन, ये सभी क्या हैं धनावेशित लिगैंड हैं। क्लियर। अगला प्रश्न है क्लेट प्रभाव से क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित लिखिए। तो देखिए क्लेट प्रभाव क्या होता है, जब द्विदंतुर अथवा बहुदंतुर लिगैंड में दाता परमाणु केंद्रीय धातु आयन के साथ इस प्रकार उप सह संयोजन बंध बनाता है कि 5 या 6 सदस्यीय वलय बन जाए, तो यह प्रभाव क्या कहलाता है क्लेट प्रभाव कहलाता है। यानी जब द्विदंतुर या बहुदंतुर लिगैंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ इस तरह से उप सह संयोजन बंध बनाए कि 5 या 6 सदस्यीय वलय मतलब 5 या 6 सदस्यीय रिंग बन जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं क्लेट प्रभाव कहते हैं। जैसे अगर हम प्लेटिनम से इथाइलिन डायमीन को जोड़ दें तो क्या होगा, इथाइलिन डायमीन पे 2 नाइट्रोजन दाता परमाणु की तरह व्यवहार करते हैं, तो एक नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन युग्म देगा और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन युग्म इस तरह से देगा, तो क्या होगा यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे क्या बन रहा है ये 5 सदस्यीय वलय या रिंग बन रही है। इसी को हम क्या कहते हैं क्लेट वलय या क्लेट रिंग कहते हैं, और ये प्रभाव क्या कहलाएगा क्लेट प्रभाव कहलाता है। क्लियर।